वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 14 और 15 जून 2020 के एक साथ राजस्थान करंट प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की। कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया था, इस कारण आपको आज एक साथ 14 और 15 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, और 1000 लाइक के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और शेयर कर देना वीडियो को और कमेंट करना, जो क्वेश्चनों के जवाब मैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है वो नोटिफिकेशन पहुँचे। क्योंकि हमारी दो ही वीडियो अपलोड हो रहे हैं वर्तमान में। सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स और शाम 8:30 पर आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप टेलीग्राम पर बना हुआ है, वहाँ प्राप्त हो जाती है। पहला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में बनेगा? बहुत बड़ी बात है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वही हमारे राजस्थान में बनेगा, तो वो बनेगा जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर बनेगा। मुख्य तथ्य देखिए, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर के चोप गांव में बनना प्रस्तावित हो गया है, और इसकी घोषणा आरसीए राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बीसीसीआई से मिलकर कर ली है, जिसकी दर्शक क्षमता कितनी होगी? 75,000 दर्शक क्षमता होगी। अब विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सूरत गुजरात के सूरत के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 है, जो अभी आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आके उद्घाटन किया था 24-25 फरवरी को, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की क्षमता 1,02,000, और अब तीसरा बनेगा राजस्थान में जयपुर में, जिसकी दर्शक क्षमता कितनी होगी? 75,000। तो राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। ये वैभव गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। तो आपके लिए सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, तो जाहिर सी बात है चर्चित है। और जयपुर के किस गांव में? चौप गांव में। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क तीर्थ यात्रा कोविड-19 के चलते 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दी है। यह कब शुरू हुई थी? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क तीर्थ यात्रा ये चल रही है, और ये 2016 से चल रही है, लेकिन अब आपको पता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन पे ज़्यादा अटैक कर रहा है कोरोना वायरस। उस कारण 1 वर्ष के लिए इनकी जो निःशुल्क यात्राएं हैं वो स्थगित कर दी है, चाहे वो विदेशों की है, चाहे वो देश जहाँ भी अपने देश के अंदर राज्यों के अंदर जो धामों की यात्रा है वो सारी स्थगित कर दी है। मुख्य तथ्य, राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क तीर्थ यात्रा की शुरुआत 2016 से हुई थी। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को ट्रेन व हवाई यात्रा के तहत निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कब से स्टार्ट? 2016 से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, NIRF रैंकिंग में टॉप 100 में राजस्थान के कितने विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं? NIRF की रैंकिंग जारी हुई है, उसमें टॉप 100 में राजस्थान के 4 विश्वविद्यालय शामिल है। अब कौन कौन से देखिए, तो टॉप 100 में राजस्थान के 4 विश्वविद्यालय है। बिट्स पिलानी झुंझुनू 27वीं रैंक है, MNIT 71वीं रैंक है, वनस्थली विद्यापीठ जो टोंक में है 79वीं रैंक है, और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर 91वीं रैंक में आया है। ये ऑल कैटेगरी के अंदर 4 राजस्थान के विश्वविद्यालय शामिल है। लॉ इंस्टीट्यूट में NLU जोधपुर है, उसका 5वां स्थान मिला है। अब देखिए NRF क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, फुल फॉर्म याद रखनी है। NIRF ने रैंक जारी की है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब देखिए पूरे इंडिया की मैं बता देता हूँ। 2020 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है IISc बेंगलोर। 2020 रैंकिंग में कॉलेज कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है मिरांडा हाउस दिल्ली। 2020 की रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है तो IIM अहमदाबाद रहा है। और 2020 की रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है IIT मद्रास। और 2020 की ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन रहा है? IIT मद्रास। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले 1-2 एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इस तरह जब यूनिवर्सिटियों की रैंक जारी की जाती है NIRF द्वारा, तो उनको पूछा जाता है, टॉप पे पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, अलग अलग कैटेगरियों के मैंने अलग अलग आपको बता दी है।
चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में शुरू की गई कुसुम योजना का संबंध किस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से है? बहुत इंपॉर्टेंट, कुसुम योजना सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। कुसुम योजना है तो ध्यान रखना सौर ऊर्जा से संबंधित है। गैर परंपरागत अभी जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास जो सारे किसके अधीन है? अक्षय ऊर्जा निगम के अधीन, तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। अब है क्या, देखिए पूरा तथ्य देखते हैं। कुसुम योजना, कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा से है। जुलाई 2019 को नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने 34,422 करोड़ रुपए की पीएम कुसुम योजना को शुरू किया, जिससे किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करने को डीजल पंप के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजना है। कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इसे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। इतने दिन वो क्या कर रहे थे, आपने देखा होगा इंजन वगैरह लगे होते हैं, यानी डीजल पंप लगे होते हैं, उनसे कुएं से पानी निकालना, फिर खेती करना, ये सारे काम होते थे। तो अब वो अपने क्या है, सोलर पैनल लगाएंगे और उससे ही बिजली उत्पन्न करेंगे और खेत में काम लेंगे। इस योजना के तहत किसानों को 7.5 लाख यानी 17.5 लाख सौर पंप सेट दिए जाएंगे। कुसुम योजना की मुख्य बातें देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आरएस फर्स्ट ग्रेड आपके बड़े बड़े एग्जामों में पूरा तथ्य पूछा जाता है। सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के लिए किसानों को केवल 10% राशि का ही भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार किसानों को बैंक खाते में सब्सिडी की रकम देगी। सौर ऊर्जा के लिए प्लांट बंजर भूमि पर ज्यादा लगाए जाएंगे, ध्यान रखना। कुसुम योजना में बैंक किसानों को लोन के रूप में 30% रकम देगा। सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में सोलर पंप की कुल लागत का 60% रकम देती। सरकार कितनी देगी? 60% दी। कुसुम योजना के बारे में सारी डिटेल, पहले तो इतना जानना, कुसुम योजना का संबंध है तो सौर ऊर्जा युक्त किसानों को पंप सेट उपलब्ध करवाना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हालांकि ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये जो खिलाड़ी है बहुत चर्चित है, देवेंद्र झाझड़िया। और एक ध्यान रखना, अब ये राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसका नाम बदलकर कर दिया सिर्फ खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान रखना। और इसमें जो राशि दी जाती है 7.5 लाख, 7,50,000 रुपये खेल रत्न पुरस्कार में राशि दी जाती है। तो 2017 में देवेंद्र झाझड़िया को मिला। अब पूरी डिटेल देखते हैं। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के चूरू जिले के पैरा एथलीट भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। देवेंद्र झाझड़िया को फरवरी 2018 में राज्य चुनाव आयोग में अपना ब्रांड एम्बेसडर भी चुना था। कितनी बड़ी बात है, 2018 में राज्य जो चुनाव है राजस्थान के अंदर, उन्होंने देवेंद्र झाझड़िया को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी चुना था। अब देखिए 2004 में जो पैरा ओलंपिक एथेंस में हुए थे, उन्होंने अपना स्वर्ण पदक जीता था पहला, बहुत बड़ी बात है। रियो डी जनेरियो 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल में फिर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो 4 में भी स्वर्ण पदक, 16 में भी स्वर्ण पदक। देवेंद्र झाझड़िया को मिले पुरस्कार 2004 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2005 में राजस्थान सरकार का महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो उन्हें प्राप्त हुआ था। तो ये सारी बातें, देवेंद्र झाझड़िया पैरा खिलाड़ी हैं ये और भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। छठा, राजस्थान की पहली पॉलीथीन मुक्त पंचायत समिति बनी है। राजस्थान की पहली पंचायत समिति जो पॉलीथीन, पूर्ण रूप से पॉलीथीन मुक्त हो गई है, तो मोटरास। कौन सी? मोटरास। अब आपको याद रखना है ये मोटरास है कहाँ पे, तो भीलवाड़ा की मोटरास पंचायत समिति को राजस्थान की पहली पॉलीथीन मुक्त घोषित किया गया है। कौन सी? मोटरास। किस जिले की? भीलवाड़ा की। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना है क्वेश्चन, भीलवाड़ा की 2 झीलें आपको बताना है। भीलवाड़ा जिले में एक झील बतानी है और एक बांध बताना है आपको। एक झील एक बांध, दोनों की दोनों आपको बताना है। और एक भीलवाड़ा में सभ्यता कौन सी है वो बतानी है। एक सभ्यता, एक झील, एक बांध। जल्दी से कमेंट करके बताओ। और सारे विद्यार्थी लाइक कर दो फटाफट, जो भी नए जुड़े हैं लाइक शेयर किया करो और थंबनेल किया करो, ताकि आपको लगातार अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त हो सके। 7 नंबर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन के एग्जाम में पक्का आएगा। राजस्थान में कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितने प्रतिशत है? राजस्थान में कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखना 98.41%। अब पूरी डिटेल बताऊंगा, कुछ विद्यार्थी के दिमाग में होंगे 100% भी दिमाग में होगा, तो सारी डिटेल बताता हूं मैं आपको। 98.41% कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या है ये क्वेश्चन। अब देखिए सारी डिटेल,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल गांवों की संख्या है 44,672। विद्युतीकृत गांवों की संख्या देखिए, इन टोटल गांव में विद्युतीकरण कितने गांव में हो गया, यानी 98.41% गांव में हो गया। गैर आबाद गांवों की संख्या कितनी है, 1408। 2011 के अनुसार बता रहा हूं आपको। आबाद गांवों की संख्या देखो, गैर आबाद इतने, तो आबाद गांवों की संख्या 43,199। तो उन आबाद गांवों में विद्युतीकरण कितना हो गया, 100% हो गया। ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। टोटल विद्युतीकृत गांवों की संख्या में प्रतिशत पूछे तो 98.41। जब आपसे पूछे आबाद गांव में विद्युतीकृत कितना हो गया, तो 100%, यानी 43,199 गाँवों में बिजली पहुंच चुकी है। फिर देखिए विद्युतीकृत डाणियों की संख्या, यानी डाणियां होती है खेतों के अंदर, वहां कितना विद्युतीकरण हो गया, तो 96.49% हो गया, याद रखना। और 2017 तक डूंगरपुर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, पाली, सिरोही में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हो चुका है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 राजस्थान के 6 जिलों में 100% बिजली गांव में पहुंच चुकी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सीधा पूछे तो 98.41%, आबाद गांव पूछे तो 100%, ढाणिया पूछे तो 96.49%। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में आंकड़े भी पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन, आंकड़े फिक्स आंकड़े पूछे जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा की ताजा रैंकिंग जारी हुई है जून 2020 में। तो भारत को स्थान मिला 108वां। पहले भी 108वां था, अब वापस क्योंकि कोई खेल तो खेला नहीं है, तो स्थान कौन सा रह गया, 108वां ही रह गया। पिछली बार भी भारत 108वें स्थान पर था। रैंकिंग देखिए, सबसे नंबर 1 पर बेल्जियम, लगातार बेल्जियम है। फिर फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड और उरुग्वे है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करने के लिए चुना है। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संगीतकार है शोभा शेखर। मुख्य तथ्य देखिए, शोभा शेखर ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक है। जल्द ही उन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें मॉन्ट्रियल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की लेक्चरर को कवीन के जन्मदिन की सम्मान सूची 2020 में भी शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में यह सम्मान समुदाय और वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर श्रेष्ठ योगदान के लोगों को दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ये खुद महाद्वीप है, ऐसा महाद्वीप जो चारों तरफ से घिरा हुआ है जल से, और द्वीपों का द्वीप है इसको कहते हैं। और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एक देश के रूप में अकेला है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राजधानी कैनबरा, और यहाँ का जो पक्षी है, पशु है, वो कंगारू। जानते हो आप, क्रिकेट खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, उन्हें कंगारू कहा जाता है। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। तो इसके अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को बनाया है। तो जी किशन रेड्डी गृह मामलों के राज्य मंत्री हैं। मंत्रालय ने इस समिति का अध्यक्ष बनाया है। इस समिति में देश के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सदस्य हैं। गृह मंत्रालय के पास एक मंडल जो करीब 30,000 स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवारों को क्या देता है, पेंशन देता है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में अब हमारे आपके लिए क्वेश्चन, देश के गृह मंत्री कौन है, देश के कैबिनेट गृह मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सबकी जबान पे वो गृह मंत्री रहता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। ये आपको बताता हूँ, जिस विद्यार्थी ने कल शाम 8:30 की क्लास नहीं ली, तो आपको बता देता हूँ, हर रविवार और बुधवार को राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल पेपर की शुरुआत हो चुकी है। पहला मॉडल पेपर 150 क्वेश्चन, और लगभग हमारी क्लास थी 50 से 55 मिनट की। पूरे 150 क्वेश्चनों का इंपॉर्टेंट संग्रह डाला हुआ था। और जल्द ही अगर पटवार की मांग आती है तो पटवार का जल्द ही मॉडल पेपर भी शुरू कर दिया जाएगा। तो जिस विद्यार्थी ने मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखा है, जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको लगातार अब बुधवार और संडे के दिन आपको मिलता रहेगा। तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम सेफ ब्लड सेव लाइफ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। 12 नंबर देखिए, छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है, तो वो उड़ीसा राज्य है। मुख्य तथ्य, उड़ीसा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण
पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। SC&SC यानी अनुसूचित जनजाति और जाति कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। इस पहले चरण में क्योंझर और संबलपुर जिलों के छात्रावासों का आंकलन किया है। तो ध्यान रखना उड़ीसा को ये प्राप्त हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, आज थोड़ा लंबा सेशन चलेगा क्योंकि 2 दिनों के आपके लिए करंट अफेयर्स उपलब्ध हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि उड़ीसा के अंदर झील कौन सी है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जल्दी से कमेंट करोगे। 13 नंबर, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है। पूरी तरीके से डिजिटल हो गया NHAI। क्या है ये NHAI? तो NHAI की फुल फॉर्म है N से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया। NHAI के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक स्वरूप से फाइलों को छुए बगैर बिना डर के काम कर सकते हैं। तो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है, ये किसके अधीन काम कर रहा है? नितिन गडकरी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुखबीर सिंह संधू। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान में बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष यानी बहुजन समाज पार्टी के नए अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और काशीराम नामक व्यक्ति ने, नेता ने बसपा की स्थापना की थी। वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं। सिवाना दुर्ग के साके में विश्वासघात किसने किया? तो सिवाना दुर्ग है कहाँ पे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बाड़मेर के अंदर है। इसमें विश्वासघात किया था बावला पंवार ने। जब 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया तो यहाँ के जो शासक थे शीतल देव चौहान और उनके एक सेनापति थे बावला पंवार, इन्होंने दुर्ग के लालच में आकर अलाउद्दीन खिलजी को इसके गुप्त जगह बता दी। वहाँ से प्रवेश करके अलाउद्दीन खिलजी, इनके साथ कमालुद्दीन गरग भी था, इस दुर्ग को जीत लिया और इस दुर्ग का नाम रख दिया खेराबाद। और यहाँ पे शीतल देव चौहान की जो पत्नी थी मेणादे, उनके द्वारा जौहर किया जाता है। ये सिवाना दुर्ग का क्या कहलाता है? जौहर। और सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली और दूसरा जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले जालोर सिवाना को जीता और उसके बाद में किसको जीता था? जालोर को। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए फिर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। उदयपुर का वह चर्चित स्थल जहां मेवाड़ के बप्पा रावल का पेनोरमा स्थापित किया? नागदा, गोगुंदा, तिरतड़ी, मठाठा। और आपको बप्पा रावल के बारे में बढ़िया तरीके से कमेंट में जवाब देना ताकि आप भी तैयारी कर सको और दूसरे विद्यार्थी भी अगर आपका कमेंट देखें तो उन क्वेश्चनों को हल कर सके। एक क्वेश्चन, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? द्वारिका गुजरात, वृंदावन उत्तर प्रदेश, मेवाड़ राजस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश। मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? तो मीराबाई के बारे में आप लिखना बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मीराबाई शगुन भक्ति धारा से संबंधित थी। 2-3 ही संत हमारे राजस्थान के हैं जो शगुन भक्ति के थे, तो मीराबाई के बारे में भी आप जरूर लिखोगे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। PDF इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप बनाया, उसमें लगातार आपको PDF प्राप्त होती है सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स की। और जिस विद्यार्थी ने मॉडल टेस्ट पेपर राजस्थान पुलिस का नहीं देखा वो भी देखें। और लगातार शाम 8:30 पर आपको वीडियो उपलब्ध हो रही है। तो ये लगातार बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और इस करंट अफेयर्स की PDF और इसकी क्विज भी आपको टेलीग्राम पे लगातार मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।